किसी भी सॉलिड पे अगर आपने कुछ फोर्स लगाया तो उस पे डिफॉर्मेशन आएगा। अभी तक हमने ये देखा है। अब वो डिफॉर्मेशन कितना आता है, उस पे स्ट्रेन की वैल्यू कितनी रहती है, इन सब चीज की बात अपन प्रीवियस क्लासेस के अंदर देख चुके थे। हमने देखा फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से बॉडी पे क्या चेंज आया, बॉडी एक्सपैंड करी, बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करी, बॉडी की लेंथ बढ़ती है, बॉडी की लेंथ कम होती है, उसका एरिया बढ़ता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, बल्क मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, इन सब चीजों की बात की। लेकिन ईच एंड एवरीथिंग वाज टॉक्ड अबाउट सॉलिड्स। हर एक चीज की बात हमने किसके लिए की थी? सॉलिड के लिए की थी। अब हम यहीं से आगे बढ़ जाते हैं, हम सॉलिड की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे फ्लूइड्स की। और फ्लूइड की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है पहले तो उसको समझेंगे। ठीक है, पहले तो एक बेसिक डेफिनेशन, एक बेसिक जो मिसकंसेप्शन होता है दिमाग में फ्लूइड्स को लेके, उस मिसकंसेप्शन को पहले अपन खत्म करेंगे। तो देखिए ध्यान से, फ्लूइड की डेफिनेशन होती है एनीथिंग विच कैन फ्लो। एनीथिंग विच कैन फ्लो, ऐसी कोई भी चीज जो फ्लो कर सके, जो बह सके, जैसे पानी, जैसे नदी के अंदर पानी बहता है, जैसे नदी के अंदर पानी बहता है, so that is flow only। जैसे हवा, that is flow only। अरे हवा भी तो बहती है एक जगह से दूसरी जगह, या हवा चल के जा रही होती है? हवा बहती है ना एक जगह से दूसरी जगह। जब हवा चल के जा रही है, कैसे जा रही है? बाय द हेल्प ऑफ फ्लो। हवा का भी फ्लो हो रहा है। सिमिलरली वाटर का भी फ्लो होता है। Water being a liquid state, gas, हवा being the gaseous state, both are showing the flow property. So fluids are both gases and liquids. Fluids are both gases and liquids। gases and liquids दोनों होते हैं। गैसेस और लिक्विड्स दोनों ही शो करते हैं हमें किसकी प्रॉपर्टी? फ्लो की प्रॉपर्टी। सर ये फ्लो होता क्या है? याद करो, हम किसी ऑब्जेक्ट पे अगर शियर फोर्स लगाएं तो वहां पर डेवलप होता है शियर डिफॉर्मेशन। कैसे डेवलप होता है? तो उसके डायग्राम से समझो। हमने किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया शियर फोर्स, तो उसकी वजह से बॉडी जो क्या कर जाती है? बॉडी कर जाती है डिफॉर्म। कैसे डिफॉर्म? शियर डिफॉर्म। शियर डिफॉर्मेशन आ जाता है बॉडी के अंदर। क्या आ जाता है बॉडी के अंदर? शियर डिफॉर्मेशन आ जाता है। ठीक है, आपने शियर फोर्स लगाया जिसके कारण बॉडी में शियर डिफॉर्मेशन आया, बॉडी एंगुलर डिफॉर्म करती है। फ्लूइड्स में क्या होता है? आप किसी फ्लूइड एलिमेंट को उठाओ, आप किसी फ्लूइड एलिमेंट को उठाओ और उस फ्लूइड एलिमेंट पे आप फोर्स लगाओ, आप उस फ्लूइड एलिमेंट पे फोर्स लगाओ। सॉलिड में तो होता था जितना फोर्स लगाते थे उतना डिफॉर्मेशन आ जाता था और वो रुक जाती थी बॉडी। जितना फोर्स लगाया उतना डिफॉर्मेशन आया, बॉडी रुक गई। फ्लूइड में ऐसा नहीं होता, जितना फोर्स लगाओगे, एक बार आपने बॉडी पे फोर्स लगाया, बॉडी डिफॉर्म करना शुरू हुई, वो फिर रुकती नहीं है, वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म करती जाती है। दैट मींस थोड़ी देर बाद बॉडी का डिफॉर्मेशन ऐसा हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद बॉडी का डिफॉर्मेशन ऐसा हो जाएगा। दैट मींस व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो? फ्लो का मतलब क्या होता है? आपने बॉडी पे फोर्स लगाया और बॉडी कंटिन्यूअसली अगर डिफॉर्म करने लग जाए, सो दैट इज नोन एज फ्लो। Continuous deformation of any body under the application of force is known as flow। सॉलिड फ्लो कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि सॉलिड में एक बार आपने जितना फोर्स लगाया उतना उसमें डिफॉर्मेशन आ गया, उससे ज्यादा उसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता। फ्लूइड में ऐसा नहीं होता। फ्लूइड में आपने एक बार फोर्स लगाया, बॉडी डिफॉर्म करी, और फिर वो बॉडी कंटिन्यूअसली क्या करती रह गई? डिफॉर्म करती ही चली गई। दैट इज नोन एज फ्लो। सो फ्लो मीन्स flow means continuous deformation. Flow means continuous deformation of the element
अंडर शियर। आपने शियर अप्लाई किया और उसके कारण बॉडी कंटिन्यूअसली अगर डिफॉर्म करती रह गई, अपनी शेप को चेंज करती रह गई, दैट इज नोन एज फ्लो। बताओ ये छोटी सी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? यस और नो? यस एवरीवन, हैंड रेज करो। नया चैप्टर है सबके लिए यार, चैप्टर नया है, पुराना थोड़ी ना है। कुछ पुराना होता तो मैं मानता, समझ में नहीं आ रहा, नया चैप्टर है, अब उसमें समझ नहीं आ रहा तो भाई ध्यान दो। सॉलिड में क्या होता था? सॉलिड में होता था आपने फोर्स लगाया, डिफॉर्मेशन आ गया, खत्म बात। लिक्विड फ्लूइड, लिक्विड और गैसेस में क्या होता है? आपने फोर्स लगाया, डिफॉर्मेशन आया और वो आता ही रहा, जबकि कंटिन्यूस होता गया। भाई कोई डेफिनेट शेप तो होता ही नहीं है ना। आपने क्या किया? आपने कांच के ग्लास के अंदर मान लो पानी भर रखा है, अब एकदम से अगर उस कांच के ग्लास को फोड़ दो तो वो पानी क्या करेगा? बहने लग जाएगा, रुकेगा ही नहीं। उसकी जैसे ही उसके ऊपर फोर्स लगा, शियर डेवलप हुआ, बॉडी डिफॉर्म करना शुरू हो गई और पानी कंटिन्यूस डिफॉर्म करता रहता है, उसकी कोई डेफिनेट शेप होती नहीं। थोड़ा सा फोर्स लगाओगे वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म करता चलता जाएगा। दिस इज नोन एज फ्लो। फ्लो कौन कर सकता है? गैसेस कर सकती है, लिक्विड्स कर सकती है। यहां से हमें पता चल गया कि जो ये डिफॉर्मेशन है, ये जो फाई है, ये shear डिफॉर्मेशन जिसे अपन कह रहे हैं, दिस shear डिफॉर्मेशन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। This shear deformation is continuously changing with respect to time. So we can say whatever shear stress is applied on it, whatever shear stress, यहाँ लिख देता हूँ, whatever shear stress is applied on the element, this is directly proportional to the rate of change of shear deformation. Whatever shear stress is applied on it, this is directly proportional to the rate of change of shear deformation. कैसे सर? सर जो डिफॉर्मेशन आता है वो कांस्टेंट तो है नहीं ना, आपने फोर्स लगाया, वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन चेंज होता जा रहा है। दैट मींस whatever force is applied, that force is generating some shear deformation in the body. That force is generating some shear deformation on the body. ठीक है भाई, that force is generating some continuous shear deformation on the body which is changing with respect to time. ऐसा तो है नहीं ना कि जो भी चेंज है वो एक साथ आ गया, नहीं, पहले थोड़ा आया, फिर थोड़ा बाद में आया, फिर थोड़ा बाद में आया। दैट मींस टाइम के साथ आ रहा है। तो जो भी चेंज है उसका क्या लिखेंगे? रेट लिखेंगे। यहां पर मैंने लिखा टाउ विच इज द शियर स्ट्रेस, इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, सो लिखेंगे डी फाई बाय dt। जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं विच इज नोन एज म्यू, और बुक में इसे नीटा से डिनोट किया जा रहा है, ईटा से। एंड यहां से मेरे पास जो क्वांटिटी मिली दैट इज टाउ इज इक्वल टू मीटा डी फाइव बाई डी टी। व्हाट इज ईटा? दिस इज नोन एज द विस्कोसिटी, इसी को हम कहते हैं विस्कोसिटी। ये जो फॉर्मूला तैयार हुआ या ये जो रिलेशन यहां पर अपन तैयार कर रहे हैं, दिस रिलेशन इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इसको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। खत्म बात। आई होप बात यहां तक सबको क्लियर हो रही होगी। बेटा बहुत भयंकर चीज है ये। इसने क्या बोल दिया? इसने बोला सॉलिड से फ्लूइड जो है वो बहुत अलग चीज है। सॉलिड में आप फोर्स लगाते हो, डिफॉर्मेशन आता है, रुक जाता है, एक सर्टेन वैल्यू तक ही आपको डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। लेकिन फ्लूइड्स में ऐसा नहीं होता। ये कहता है फ्लूइड्स के अंदर आप थोड़ा सा डिफॉर्मेशन लगाओ बॉडी के अंदर, फ्लूइड्स में ऐसा नहीं होता। फ्लूइड्स में आप थोड़ा सा डिफॉर्मेशन करो बॉडी के अंदर, वो डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअस चलता रहेगा, आपने चाहे फोर्स लगाना बंद भी कर दिया हो। सो व्हाटएवर शियर इज अप्लाइड ऑन इट, whatever shear is applied on the element, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? डिफॉर्मेशन है। और वो डिफॉर्मेशन एक बार है क्या? नहीं, कंटिन्यूअस है। एंड दिस इज नोन एज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। सर विस्कोसिटी क्या होती है? तो बेटा एक ग्लास के अंदर पानी भर लो और एक ग्लास के अंदर शहद भर लो, एक ग्लास के अंदर पानी भर लो और एक ग्लास के अंदर शहद भर लो। पानी के ग्लास को उल्टा करो, शहद के ग्लास को उल्टा करो। एक ग्लास में पानी भर लो, एक ग्लास में शहद भर लो, पानी ग्लास को उल्टा कर दो, शहद के ग्लास को उल्टा कर दो।
आप ये देखोगे कि पानी के ग्लास को जब आपने उल्टा किया तो पानी तो बड़े आराम से बह गया, लेकिन जब शहद वाले ग्लास को उल्टा करते हो तो शहद नहीं रहता इतने आराम से। इसका मतलब फ्लो जो है, जो डिफॉर्मेशन है फ्लूइड का, किसके अंदर, हनी के अंदर, वो एज कंपेयर्ड टू वाटर कम है। पानी के कंपैरिजन में डिफॉर्मेशन ऑफ हनी इज लेस। So which is the governing property? The governing property in that particular we can say phenomena is viscosity. विस्कोसिटी वो फिनोमेना है जो डिसाइड करेगा कौन कितनी आराम से बह सकता है, कौन कितनी आसानी से बह सकता है। ये कौन डिसाइड करेगा? ये विस्कोसिटी डिसाइड करता है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? हैंड रेज करके बताएं मुझे, यहां तक जो मैंने बताया। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? अरे हैंड रेज करके बताओ 11th क्लास स्टूडेंट्स। मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब बात करते हैं विस्कोसिटी की, कि विस्कोसिटी का कारण क्या है। एक मटेरियल के अंदर बॉडी, जैसे अपन ने हनी ले लिया, अपन ने पानी ले लिया, तीसरा एक तेल भी ले लेते हैं, ऑयल भी ले लेते हैं, तीनों लिक्विड स्टेट है, तीन अलग अलग ग्लास में भर लिया, पानी को गिराया, ऑयल को गिराया और हनी को गिराया, देखा तीनों अलग तरीके से बहते हैं। सबसे यूजुअली पानी बह जाता है, ऑयल थोड़ा धीरे बहता है, हनी और भी धीरे बहता है। इसका मतलब तीनों की विस्कोसिटी क्या है? अलग अलग है। तो सर ये विस्कोसिटी भी तो किसी चीज पे डिपेंड करनी चाहिए, कोई एक रीजन होना चाहिए ना विस्कोसिटी के पीछे भी। यस और नो? विस्कोसिटी के पीछे भी क्या होना चाहिए? कोई एक रीजन होना चाहिए। अब क्या रीजन होगा विस्कोसिटी के पीछे भी? अपन को वो चेक करना है। आइए चेक करते हैं विस्कोसिटी के पीछे क्या रीजन है। वी हैव टू चेक दैट नाउ। सो होता क्या है, देयर इज अ प्रॉपर्टी व्हिच इज नोन एज कोहेजन। एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम नाम देते हैं कोहेजन। देखिए विस्कोसिटी का कारण लिक्विड्स में और गैसेस में अलग अलग है। गैस में विस्कोसिटी होने का मतलब कुछ और होगा और लिक्विड्स में विस्कोसिटी होने का मतलब कुछ और होगा। मतलब दोनों का जो गवर्निंग फैक्टर है वो सेम नहीं है। गैसेस में विस्कोसिटी का कारण कुछ और है, लिक्विड्स में विस्कोसिटी का कारण कुछ और है। हम सबसे पहले इन लिक्विड्स बात कर रहे हैं, ध्यान से सुन लेना। लिक्विड के अंदर विस्कोसिटी का कारण होता है कोहेजन। कोहेजन का मतलब होता है सारे के सारे मॉलिक्यूल, सारे के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से अट्रैक्टेड है, एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं, बॉन्डेड रहते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं, एक दूसरे से बॉन्डेड रहते हैं। एंड दिस इज नोन एज कोहेजन। इसी को हम क्या कहते हैं? कोहेजन कहते हैं। दिस इज नोन एज कोहेजन। अरे बेटा कोहेजन होता क्या है? तो सर कोहेजन होता है पार्टिकल्स का अट्रैक्शन। लेकिन कैसे टाइप के पार्टिकल्स का? सेम टाइप के पार्टिकल्स का। जैसे पानी है, पानी के अंदर H2O मॉलिक्यूल्स है। अब वो H2O मॉलिक्यूल्स खूब सारे हैं, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अगर आपस में एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्सेस लगाएंगे, सो दोज टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको हम कोहेजन कहते हैं। क्या कहते हैं? द टाइप ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज कोहेजन। और कोहेजन बिटवीन पार्टिकल्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? विस्कोसिटी इन लिक्विड्स के लिए। So what is cohesion? Let us write down. Cohesion is the attraction between particles of same type. कोहेजन फोर्स है अट्रैक्शन फोर्स ही, लेकिन कैसे टाइप के पार्टिकल्स के बीच में? सेम टाइप के पार्टिकल्स के बीच में। यहां पर एक दूसरी टर्म भी आती है विच इज नोन एज एडहेशन। एक दूसरा टर्म भी आता है विच इज नोन एज एडहेशन। देखिए कोहेजन नाम से पता चल रहा है, को सेम टाइप, हेजन a type of attraction. So cohesion is the attraction happening between same type of molecules. What do you mean by adhesion? Adhesion is the attraction happening between different types of molecules. जैसे कि घर में होती है फेविकॉल। फेविकॉल का काम क्या होता है? मान लो घर में कोई चीज टूट गई, उसको जोड़ेंगे कैसे? मान लो आपकी कोई भी चीज टूट जाती है, उसको जोड़ते कैसे? फेविकॉल लेकर आते हैं, जोड़ देते हैं। फेविकॉल पे लिखा होता है एडहेसिव, इट इज एन एडहेसिव लिखा होता है। किसी ने पढ़ा है ऐसा?
फेविकॉल को एडहेसिव बोलते हैं, बताओ मुझे यस और नो। ठीक है, फेविकॉल को एडहेसिव कहा जाता है। एडहेसिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी टेंडेंसी है अलग अलग चीजों को, अलग अलग टाइप के मटेरियल को जोड़ देने की। हमने पेपर को दीवार से चिपकाना है, पीछे फेविकॉल लगाऊंगा, चिपका दूंगा। डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन अगर करवाना है ना, तो उसे कहते हैं एडहेशन। अगर सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कराना है तो उसे कहते हैं कोहेजन। तो वाटर के पास कौन सी प्रॉपर्टी है? कोहेजन है। अब 3 अलग अलग ग्लास है, पानी है, शहद है, तेल है, तीनों के अंदर फ्लो अलग अलग तरीके से होता है। दैट मींस तीनों के अंदर कोहेजन भी अलग अलग होगा। कोहेजन ऑफ वाटर विल बी लेस देन द कोहेजन ऑफ हनी। हनी के अंदर कोहेजन ज्यादा है, पार्टिकल्स एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो डिफॉर्मेशन इतना आसानी से आ नहीं पाता उसके। हनी के अंदर डिफॉर्मेशन इतना आसानी से क्यों नहीं आ पा रहा है? डिफॉर्मेशन हो क्यों नहीं पा रहा है? फ्लो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वहां पर कोहेजन ज्यादा है। जिसके अंदर जितना ज्यादा कोहेजन रहेगा उतनी ज्यादा विस्कोसिटी रहेगी। सो इन लिक्विड्स द रीजन फॉर विस्कोसिटी इज कोहेजन। चलिए गैसेस की बात करेंगे। Yes, Apeksha, what is the doubt? Sir, there's no doubt. हैंड रेज किया बेटा तुमने? सर वो आपने बोला था ना पहले, मैंने वो लिखते लिखते मैं भूल गई इसको ओके, हटाना। चलिए सबको यहां तक क्लियर है कि नहीं? हैंड रेज करके बताओ मुझे। सबको यहां तक क्लियर है कि नहीं? हैंड रेज करके बताना भैया। चलिए, इट्स वेरी गुड। तो कोहेजन इज द प्रॉपर्टी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विस्कोसिटी इन लिक्विड्स। ध्यान से सुन लेना बच्चे लोग। इन गैसेस की बात करता हूं। अब देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, पार्टिकल जब एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे तो उनके बीच में कोहेजन डेवलप होगा, एंड दैट इज द रीजन फॉर विस्कोसिटी इन लिक्विड्स। लेकिन गैसेस के पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के पास नहीं होते, वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास नहीं होते, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। तो सर क्या गैसेस में कोहेजन उतना हो पाएगा क्या लिक्विड्स जितना? ना आंसर होगा नहीं। कोहेजन गैसेस में एज कंपेयर टू लिक्विड्स कम रहता है। तो सर व्हाट इज द रीजन फॉर विस्कोसिटी? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, कभी आप लोगों ने ये चीज जरूर करी होगी। आपने अपनी खिड़की को खोला चलती हुई गाड़ी के और अपने हाथ को ऐसे बाहर निकाला। जब आप हाथ को ऐसे फ्लैट रखते हो, आपको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिलता है हवा का, ऐसा लगता है पीछे की तरफ हवा हाथ जा रहा है। लेकिन जब आप ऐसे हाथ को पैरेलल कर रहे हो तो ज्यादा कुछ नहीं होता, तब आप बड़े आराम से खेल सकते हो। ठीक है, मूवीज के अंदर भी दिखाते हैं, गानों के अंदर दिखाते हैं, हीरो हीरोइन ये सब कर रहे हैं। सबने देखा है कि नहीं देखा है? एड्रेस करके बताइए। किसी ने ऐसी चीज अपनी जिंदगी में की है कि नहीं की? भाई अगर नहीं की तो इसका मतलब बड़े बोरिंग बच्चे हो यार तुम लोग। ठीक है, चलती गाड़ी से हाथ बाहर नहीं निकालना होता है, हमें पता है। लेकिन चलती गाड़ी के कांच को नीचे करके हल्का सा हाथ बाहर निकाल के हम ये तो देख सकते हैं ना कि क्या हमारे हाथ पे कोई रेजिस्टेंस लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है भैया। गैसेस भी रेजिस्टेंस लगाती हैं, गैसेस भी विस्कोसिटी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन गैसेस की विस्कोसिटी प्रोवाइड करने का रीजन जो है दैट इज टोटली डिफरेंट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? लेट अस टॉक अबाउट दैट। गैसेस के अंदर जो विस्कोसिटी का रीजन रहता है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर मूवमेंट। गैसेस के अंदर विस्कोसिटी का जो रीजन है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर मूवमेंट, या फिर मैं ऐसे बोल दूं मॉलिक्यूलर मोमेंटम। इसको ऐसे भी ना लिख करके हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर मोमेंटम। ध्यान से देखो, मॉलिक्यूलर मोमेंटम मतलब एक गैस का मॉलिक्यूल है। केटीजी में आपने पढ़ा है गैस का मॉलिक्यूल फ्रीली रैंडमली हर डायरेक्शन में मोशन शो करता है। वो कोलाइड करता है दूसरे पार्टिकल से,
वो कोलाइड करता है गैस के कंटेनर से, और वो हर डायरेक्शन में रैंडमली मोशन को शो करता है। गैस की टेंडेंसी होती है। इस मॉलिक्यूलर मोमेंटम के कारण ही गैस रेजिस्टेंस शो करती है। अगर एक चलती गाड़ी में से हाथ को बाहर निकाला जाए तो हम देखते हैं कि गाड़ी की स्पीड अगर कम है तो हमारे हाथ पे रेजिस्टेंस भी कम लगता है, लेकिन गाड़ी की स्पीड ज्यादा होती है, दैट मींस आसपास की हवा की स्पीड ज्यादा है, दैट मींस उस टाइम पे हम पे रेजिस्टेंस भी ज्यादा लगेगा। इसका मतलब गैस जितना रेजिस्टेंस लगाएगी डिपेंड करता है उसकी स्पीड पे, उसके मॉलिक्यूलर मोमेंटम पे। मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, अल्टीमेटली स्पीड की बात हो रही है। So whenever we are talking about कि भाई गैसेस के अंदर what is the reason for viscosity, हमारा आंसर होगा सर विस्कोसिटी गैसेस के अंदर क्यों डेवलप हो रही है? ड्यू टू इट्स मोमेंटम, ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर मोमेंटम, ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर मोमेंटम। ये चीज अपन को याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, दोनों का रीजन अलग अलग है ना, तो इस वजह से दोनों का टेम्परेचर डिपेंडेंसी भी अलग अलग है। टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस के अंदर गैस पार्टिकल और तेज तेज चलने लगेगा। ठीक है, आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, गैस का गैस पार्टिकल और तेज तेज चलने लग गया। जब वो बहुत तेज तेज चलने लगेगा तो उसका मॉलिक्यूलर मोमेंटम बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूलर मोमेंटम अगर बढ़ गया तो विस्कोसिटी बढ़ गई। तो गैसेस के अंदर अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे ना तो विस्कोसिटी की वैल्यू भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है, एंड द रीजन बिहाइंड विस्कोसिटी इन गैसेस इज मॉलिक्यूलर मोमेंटम ओनली। But this is not true for liquids. Liquids के अंदर आपस में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, आपस में जो बॉन्ड्स हैं, वो विस्कोसिटी प्रोवाइड करते हैं। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्ड टूटेगा। केमिस्ट्री में पढ़ा आपने बॉन्डिंग के अंदर, टेम्परेचर बढ़ाओ, एनर्जी दो, बॉन्ड एनर्जी दे तो बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। दैट मीन्स एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर कोहेजन डिक्रीजेस बिकॉज बॉन्ड ब्रेक्स। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे कोहेजन डिक्रीज कर जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। दैट मींस लिक्विड के अंदर तो कोहेजन कम हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से, इसका मतलब विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड की कम हो जाएगी। तो आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो कोहेजन कम हो जाएगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगा। ये बहुत बेहतरीन बात है। बच्चे सोचते हैं कि सर दोनों में सेम चीज है, दोनों में सेम चीज बिल्कुल नहीं है। सर क्यों नहीं है दोनों में सेम चीज? अरे आपको दिख रहा है भाई, कैसे दिख रही है? क्योंकि भाई गैसेस के अंदर रीजन अलग है विस्कोसिटी का। गैसेस के अंदर विस्कोसिटी का रीजन हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलर मोमेंटम। मोमेंटम मतलब स्पीड। स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं? टेम्परेचर बढ़ा के। टेम्परेचर बढ़ाओ स्पीड बढ़ जाएगी, मोमेंटम बढ़ गया, दैट मींस विस्कोसिटी बढ़ गई। कोहेजन में मतलब लिक्विड्स में टेम्परेचर बढ़ाओगे बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, बॉन्ड ब्रेक करके आपस में अट्रैक्शन रहा नहीं, आपस में अट्रैक्शन खत्म तो कोहेजन खत्म, कोहेजन खत्म तो विस्कोसिटी खत्म। बताइए बात सबको यहां तक क्लियर हो रही है कि नहीं? यस और नो? यस 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 एवरीवन, बताइए फटाफट। और जो बच्चे क्लास में नहीं आ रहे ना, मैं उनके पेरेंट्स को फोन करना शुरू कर दूंगा, तो आप लोग जो भी बच्चे क्लास में नहीं आ रहे हैं उनको समझा लें, अपने दोस्त नहीं, ठीक है, दोस्तों का भला करें, उनको फोन कर दें, वरना मैंने फोन कर दिया तो उनका भला नहीं हो पाया। इस चीज का ध्यान रखें। क्या ध्यान रखना है हमें? हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पर्टिकुलर जब भी लिक्विड्स की बात होगी कोहेजन को ध्यान रखना है, और हमारे गैसेस की बात होगी तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम का ध्यान रखना है। टेम्परेचर बढ़ाओगे मोमेंटम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे कोहेजन घटेगा। तो एक के अंदर विस्कोसिटी कम होती दिख रही है और एक के अंदर विस्कोसिटी बढ़ती दिख रही है। इंपॉर्टेंट बात है। अब जो लिक्विड्स या जो भी गैसेस न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं उनको न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूटोनियन फ्लूइड्स। क्या कहा जाता है? न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ऐसे फ्लूइड्स जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करें आर नोन एज न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ऐसे भी फ्लूइड होते हैं जो इस लॉ को फॉलो नहीं करते, जैसे कि टूथपेस्ट। टूथपेस्ट क्या होता है? टूथपेस्ट सॉलिड जैसा दिखता है, लेकिन जब अपन उस पर एक पर्टिकुलर फोर्स लगा देते हैं तो वो बहना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा टूथपेस्ट की बोतल को उल्टा कर दो,
कोई टूथपेस्ट बाहर नहीं आएगा। लेकिन जब आप पीछे से उसको दबाते हो तो वो आगे बहना शुरू कर देता है, फ्लो होके बाहर आ जाता है। इसका मतलब आफ्टर अप्लाइंग सम फोर्स इट इज बिहेविंग लाइक अ फ्लूइड, सो दैट इज अ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। सिमिलरली पेंट जो होता है, पेंट जो घरों में पेंट होता है ना, कभी उस पेंट को देखना, आप उस पेंट को जैसे से हिलाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा बहुत मुश्किल है उसको हिलाना, लेकिन वो देखने में तो बहुत ही पानी जैसा ही दिखता है। ठीक है, तो वो जो पेंट होता है, घरों का पेंट जो होता है, दैट इज आल्सो अ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ऑल द कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। जैसे कोलॉइडल सॉल्यूशन कौन कौन से हो गए? मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, ये सारे क्या है? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं। जब ड्रिलिंग की जाती है, जब ऑयल की ड्रिलिंग की जाती है ऑयल रिग्स के अंदर, वहां पर एक तरीके का फ्लूइड बनता है जो कि मड, ऑयल और वाटर से मिलके बनता है, जिसको बेंटोनाइट स्लरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेंटोनाइट स्लरी। ये जो बेंटोनाइट स्लरी है, दिस बेंटोनाइट स्लरी इज आल्सो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। इसको भी हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड ही कहते हैं। ठीक है, दिस इज आल्सो नोन एज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड ओनली। बताइए बात यहां तक सबको क्लियर हो रही है कि नहीं? यस और नो? चलिए आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। हमने